नमस्कार दोस्तों। आईटी लॉ की जो हमारी केस सीरीज चल रही है, इसमें आज की यूनिट रहने वाली है, यूनिट नंबर 7 है, जिसका टाइटल इन लोगों ने दे रखा है ई कॉन्ट्रैक्ट्स करके। तो इस यूनिट में से क्वेश्चन वैसे आता नहीं है जनरली, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 5 या 6 मिनट के अंदर इस वीडियो को कंक्लूड करूं और 10 नंबर में अगर क्वेश्चन कभी आपको एग्जाम में आता है तो आपको कुछ मार्क्स फेच करा सके 10 में से। तो ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस करती है और इसके बदले में एक कंसिडरेशन अमाउंट दिया जाता है, तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये तो होता था फिजिकली उसके वर्ल्ड में। अब जब से इंटरनेट का ज़माना आ गया है, कंप्यूटर्स का ज़माना आ गया है, तो अब हम बात करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट की, कि पार्टी को फिजिकली मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेल्स के ऊपर ही या हम जब वो देखते हैं ना, जब कभी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन को हम एक्सेप्ट करते हैं कि आई सबमिट, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे हम ई कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। तो सेम प्रोसीजर होता है, उसमें भी ऑफर होता है, उसमें भी एक्सेप्टेंस दी जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट चाहे फिजिकल हो चाहे ई कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों का प्रोसीजर सेम होता है। तो इस केस में हमें पढ़ने का जो हमारा मोटिव है इस यूनिट को, कि जुरिडिक्शन कहाँ की बनती है और ई कॉन्ट्रैक्ट किस तरीक़ों से किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, मेल के थ्रू किया जा सकता है ई कॉन्ट्रैक्ट, या ये जो आपके गूगल के द्वारा भी ई कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, जिसमें हम टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। वो एक एग्जांपल है ई कॉन्ट्रैक्ट का। ई कॉन्ट्रैक्ट के फ़ायदे क्या है, आप सब लोगों को पता होगा कि फिजिकली मीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, टाइम की काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। दूसरा, आप ई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू शेयर्स खरीदते हो, वो भी एक ई कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल्स है। ये सब कुछ हो गया ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और इसमें अगर हम बात करें केसेस को लेके, जुरिडिक्शन को लेके, जैसा कि आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि भाई जुरिडिक्शन कहाँ की बनती है, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा 2 तरह के होते थे। एक होता था पोस्टल, एक होता था टेलीफोनिक कन्वर्जेशन। कहाँ माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है? जब हम बात करते थे पोस्टल कम्युनिकेशन की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उसमें बोला जाता था जब जो रिसीवर था, जिसको ऑफ़र मिला था, उसने अपनी तरफ से जब स्पीड पोस्ट लिख के भेज दिया कि हाँ मुझे ऑफ़र मंजूर है आपका, तो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट को मान लिया जाता था कि ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे प्लेस ऑफ जुरिडिक्शन बनती है। जब टेलीफोनिक का ज़माना आया तो इसमें बोला गया, जब सामने वाले पर्सन को सुनाई दिया कि हाँ मुझे ऑफ़र एक्सेप्ट है, मंजूर है, तो इसकी जो जुरिडिक्शन बनती है वो यहाँ की बनती है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ, जैसे 2 पर्सन है ए और बी। ए ने कुछ बोला, ऑफ़र दिया कि मैं अपना कुछ सामान बेचना चाहता हूँ। बी ने बोला ठीक है, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। अगर ये ज़माना था पोस्ट वाला, चिट्ठी लिखने वाला, तो उस वाले केस में एक्सेप्टेंस कहाँ मानी जाएगी? जब बी ने पोस्ट लिख के, चिट्ठी लिख के बोल दिया कि मुझे आपका ऑफ़र मंजूर है, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि एक बार अगर पोस्टल लेटर यहाँ इसके हाथ से निकल गया तो अब ये उसको रिवोक नहीं कर सकता। मगर जब ज़माना आया मोबाइल फ़ोन का, तो ये बोला गया इसी वाले केस में, जब ए ने ऑफ़र दिया, बी ने कुछ एक्सेप्ट किया, जैसे ही बी ने मुझे बोला एक्सेप्ट है, तो इसकी जो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी वो जब ए ने सुन लिया ना कि हाँ मुझे, मतलब कि भाई बी को मेरा ऑफ़र मंजूर है, तो इसकी एक्सेप्टेंस ए के पास बनेगी, तो जुरिडिक्शन ए की उसमें लाई करेगी। ये हो गया इसमें। अब बात करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें जुरिडिक्शन कहाँ बनेगी? आप लोगों ने देखा होगा लोग मेल्स के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में। तो मेल्स को तो हम एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। मान लो सपोज़ करो मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ, मेल एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? एक लैपटॉप या कंप्यूटर ही तो चाहिए। और मैं इस समय मान लो घूमने के लिए मुंबई गया हूँ, वहाँ से मैंने कोई मेल एक्सेस करी जिसमें मेरे को कुछ एक्सेप्टेंस मिली, तो क्या जुरिडिक्शन मुंबई कोर्ट की बनेगी अगर हम दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है? तो इस केस को जब एनालाइज किया गया हमारे आईटी एक्ट में, तो ये बोला गया कि जुरिडिक्शन हमेशा वहाँ की बनेगी जहाँ पे या तो जो ऑफ़र देने वाला ऑफरर है और जो एक्सेप्ट करने वाला ऑफरी है, उन दोनों का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कहाँ पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली है, मैं यहाँ से काम करता हूँ, मैंने मेल को एक्सेस चाहे मुंबई में करा हो, बट मेरी जो जुरिडिक्शन बनेगी वो मुंबई की नहीं बनेगी, वो दिल्ली की बनेगी। और एक चीज़ और, दोनों पार्टीज़ आपस में बैठ के भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अगर हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो कौन सी कोर्ट की जुरिडिक्शन बनती है। ये हमने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा था। इसके अलावा ये लोग आर्बिट्रेशन क्लोज के बारे में भी रेफर कर सकते हैं कि अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो एंड सो पर्सन म्यूचुअली एग्री करके आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके हम डिस्प्यूट को रिजोल्व करेंगे। ये सब तो हो गया इसमें। अब हम बात कर लेते हैं केसेस की। एक केस इसमें दे रखा है, ट्राइमैक्स इंटरनेशनल फिजे वर्सेस वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, ये जो अपेलेंट है, पेटिशनर है,
ये अपना कुछ बॉक्साइट वगैरह का कुछ सामान बेचना चाहता था। मेल्स के थ्रू इनके बीच में एक्सचेंजेस हुए मेल, इसने अपना ऑफ़र दिया, जो इसमें रेस्पोंडेंट है उसने कुछ बोला, क्रॉस ऑफर जैसे हम बोलते हैं। लास्ट में जाके इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। फिर बाद में डिस्प्यूट अराइज होता है तो इन्होंने पटिशन डाल दी। तो सामने वाली पार्टी का ये कहना था सर मेल के थ्रू जो हुआ है ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा हो सकता है कि जब आप मेल के थ्रू कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई साइन ना हो, मगर हम इसमें पार्टी की इंटेंशन देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बीच में कितने मेल्स एक्सचेंज कर रहे हो इस चीज़ को लेके कि भाई नहीं इस चीज़ में मुझे तुम्हारी ये टर्म्स पसंद नहीं है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करो। जब लास्ट में तुमने कंक्लूड कर दिया तो इसका मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना था मेल के थ्रू भी। ये इस वाले केस में डिसाइड हुआ पटिशनर के फेवर में। एक केस ये दे रखा है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE वर्सेस रेशमा कलेक्शन। WWE सब लोगों को पता ही है क्या काम करता है, अमेरिका की एक कंपनी है और जो फाइटिंग वगैरह होता है उसको प्रमोट करती है। तो इस केस में एक डिस्प्यूट अराइज हुआ, वो किस चीज़ को लेकर था, ट्रेडमार्क को और कॉपीराइट के उस चीज़ को लेकर कि भाई ये जो सामने वाला रिस्पोंडेंट था ना इनकी वीडियोस को अपने उसके ऊपर डालता होगा और ट्रेडमार्क का इन्होंने वॉयलेशन डाल के दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ट्रेडमार्क के वॉयलेशन का, कॉपीराइट के वॉयलेशन का, इन्फ्रिंजमेंट का, पासिंग ऑफ का। तो जब हाई कोर्ट के सामने मैटर गया तो रेस्पोंडेंट का ये कहना था सर आपकी तो जुरिडिक्शन ही नहीं बनती, कंपनी अमेरिका की, मैं कहाँ रहता हूँ, आप दिल्ली में कैसे एंटरटेन कर सकते हो, केस कैसे प्रोसीड कर सकते हो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रेडमार्क एक्ट के जो सेक्शन था हमारा, उसका सेक्शन नंबर है 134 क्लोज 2 और कॉपीराइट एक्ट का 62 क्लोज 2। ट्रेडमार्क एक्ट का 134 क्लोज 2, कॉपीराइट एक्ट का 62 क्लोज 2, उन दोनों को एनालाइज किया तो इसमें पाया कि जो ट्रेडमार्क एक्ट का सेक्शन है वो बोलता है कैरीज ऑन बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस को कैरी ऑन किया जा रहा है। तो इसमें जब कैरी ऑन बिजनेस की बात करते हैं तो कोर्ट का ये मानना था कि जो ओनर है ज़रूरी नहीं है कि उसका वहाँ पर प्रेजेंस होना मैंडेटरी है, उसकी जगह पे उसका कोई एम्प्लॉयर, उसका कोई सर्वेंट या कोई एजेंट, वो भी बिजनेस को कैरी किया जा सकता है। ऐसा भी देखा जा सकता है कि भाई बिजनेस तो मैं चला रहा हूँ कि मैं मालिक हूँ बट मैं कभी वहाँ पर गया ही नहीं, तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि बिजनेस चले ही नहीं रहा। तो इस वाले केस में जो दिल्ली में था उसकी जो WWE जो अपेलेंट कंपनी है उसकी वर्चुअल प्रेजेंस देखी जाती थी, लोग दिल्ली में बैठ के भी एक्सेस करते थे। तो इस वाले केस में जो अपील थी इसको अलाउ कर दिया गया WWE की, और सामने वाले रेस्पोंडेंट के खिलाफ ट्रेडमार्क एक्ट में और आपका कॉपीराइट एक्ट में इन्फ्रिंजमेंट का केस बनाते हुए हैवी कॉस्ट लगाई गई। इसमें एक केस और दिया हुआ है PR ट्रांसपोर्ट एजेंसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस मैंने आपको पहले भी बताया था ऑलरेडी जुरिडिक्शन इन साइबर स्पेस वाले पार्ट में। तो इस केस में फैक्ट्स में कुछ खास था नहीं, यही बोला गया था कि अगर ईमेल के थ्रू कोई चीज़ एक्सेप्ट की गई है तो जुरिडिक्शन कहाँ की बनेगी। तो कोर्ट ने यही हेल्ड किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि भाई इस केस में जो ये अपेलेंट कंपनी है ना, इनका जो बिजनेस ऑपरेट करने का जो वर्क जो जगह थी वो कहाँ थी, वो यूपी में थी, इसलिए ये लोग यूपी में जुरिडिक्शन फॉल करते हैं और यूपी कोर्ट के पास ये लोग पटिशन लेके गए थे तो इनकी अपील को अलाउ कर दिया गया। इस केस में इतना ही आएगा तो 10 नंबर का, अदरवाइज हो सकता है ना भी आए। धन्यवाद।